हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल ऑटिज्म एंड म्यूजिक। मैं हूं कोमल ठाकुर, पेरेंटिंग एंड ऑटिस्टिक चाइल्ड। और आज बात करेंगे गाइस बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल, रिकॉलिंग स्किल के ऊपर। गाइस, ऑटिज्म में मैक्सिमम प्रॉब्लम इसी की वजह से होती हैं क्योंकि हमारे ऑटिस्टिक बच्चों की रिकॉलिंग स्किल जो है वो पुअर होती है। सो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि रिकॉलिंग ऑटिज्म में पुअर क्यों होती है, सॉल्यूशन क्या है जिनसे हम अपने बच्चों की रिकॉलिंग स्किल को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिकॉज रिकॉलिंग आएगी तभी आपके बच्चे की लैंग्वेज आएगी, तभी उसका कोग्निटिव लेवल इंप्रूव होगा, तभी वो एक्टिविटीज़ को सीखेगा और तभी उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट होगी। सो सबसे पहले हम लोग कॉजेज पे नज़र डालते हैं कि रिकॉलिंग स्किल हमारे ऑटिस्टिक बच्चों की पुअर क्यों होती है। सो सबसे पहले बात तो हम सबको पता है कि ऑटिज्म में सेंसरी इश्यूज होते हैं, यानी कि हमारी ये जो सेंसेस हैं, आइज, नोज, ईयर्स, हमारी स्किन, जो टच करने की सेंस है, ये सारी सेंसेस के थ्रू इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन में जाती है। तो ऑटिज्म में ये सारी सेंसेस ही गड़बड़ होती हैं गाइस, जिसकी वजह से दिमाग में रॉन्ग इन्फॉर्मेशन जाती है और दिमाग उस इन्फॉर्मेशन को रॉन्गली प्रोसेस करता है, जिसकी वजह से सही इन्फॉर्मेशन ब्रेन में स्टोर ही नहीं हो पाती है और रिजल्ट उसका ये होता है कि रिकॉलिंग और ज़्यादा पुअर हो जाती है। क्योंकि हम उसी इंफॉर्मेशन को याद कर सकते हैं ना, हम जब कोई डिसीजन लेते हैं अपनी डेली लाइफ में, आपने देखा है जब हमें कुछ डिसीजन लेना है तो हम अपने दिमाग में सोचते हैं और दिमाग में वो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन होती है, जिस टॉपिक के ऊपर हम सोच रहे होते हैं वो इंफॉर्मेशन पहले से हमारे दिमाग में स्टोर्ड होती है। तो हमारा दिमाग उसको सही से प्रोसेस करता है और एक सही डिसीजन लेने में उसको हेल्प करता है। लेकिन ऑटिस्टिक बच्चों के केस में दिमाग इंफॉर्मेशन को रॉन्गली प्रोसेस करता है और जिसकी वजह से इंफॉर्मेशन सही से स्टोर हो नहीं पाती है और रिकॉलिंग और ज़्यादा पुअर हो जाती है। दूसरा रीज़न ये होता है कि ऑटिस्टिक बच्चों की ब्रेन में फिल्टर नहीं होता है, यानी कि ऑटिस्टिक बच्चों का ब्रेन जो है वो इम्पॉर्टेंट और रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करने के बजाय डिटेल के ऊपर फोकस करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ऑटिस्टिक बच्चे को मैं ट्री के ऊपर मैंगो को फोकस करने के लिए बोलूं तो वो मैंगो के बजाय ट्री को देखेगा, लीफ को देखेगा, ट्री के आसपास जो लोग हैं, चीज़ें हैं, बिल्डिंग है, एवरीथिंग, हर चीज़ को देखेगा। वो सारी इंफॉर्मेशन उसके दिमाग में जाती है, दिमाग में और ज़्यादा बर्डन होता है और इसकी वजह से कई बार ऑटिस्टिक बच्चे का जो ब्रेन है वो शट डाउन भी हो जाता है। या आपने कई बार देखा होगा कि आप पार्क में थोड़ी सी चीज़ बच्चे को सिखाने की कोशिश करते हैं कि हाँ देखो ये मैंगो है, लेकिन आप देखते हैं बच्चा एकदम से एग्रेसिव हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और तब आप ये बोलने लगते हैं कि मैं अपने बच्चे को जब भी सिखाने की कोशिश करती हूँ तो वो गुस्सा करता है। उसमें उसकी गलती नहीं है गाइस, वो सही से उस चीज़ के ऊपर टारगेट कर ही नहीं पा रहा है और ऊपर से इतनी सारी इंफॉर्मेशन एकदम से उसके दिमाग में जा रही है और ब्रेन उसको प्रोसेस करने में ही फेल हो जाता है। सो यहाँ पे आप ये समझिए कि ये जो एग्रेशन है, एंग्जाइटी है, इरिटेशन है, ये कहीं ना कहीं इन बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा, इन बच्चों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। तो समटाइम्स आप एक ऑटिस्टिक बच्चे के हिसाब से सोचिए कि उसके ब्रेन में क्या प्रॉब्लम हो रही होगी, उसको कैसा फील हो रहा होगा। सो इन सारी प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करेंगे गाइज, रिकॉलिंग को हम लोग कैसे इंप्रूव करेंगे, अब इसके सोल्यूशन के ऊपर नज़र डालते हैं। सोल्यूशन में सबसे नंबर 1 है विजुअल। ऑटिज्म में हर जगह आपको ये वर्ड सुनने को मिलता है कि विजुअल यूज़ कीजिए, विजुअल यूज़ कीजिए। विजुअल यूज़ करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है गाइस कि एक तो विजुअल से जो इन्फॉर्मेशन इन बच्चों के दिमाग में जाती है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और कलरफुल विजुअल जो है वो हमारे ऑटिस्टिक बच्चों को अट्रैक्टिव लगते हैं, तो इंटरेस्ट लाना जो है वो ईजी हो जाता है। दूसरा रीज़न ये है, कई बार पेरेंट्स गलती करते हैं, विजुअल को, मेरे हिसाब से विजुअल को एज के अकॉर्डिंग सही तरीके से यूज़ करना चाहिए। 2-3 साल का, 4 साल का बच्चा है तो उसके लिए ऐसे विजुअल आपको यूज़ करने हैं जिसमें एट ए टाइम कार्ड के ऊपर सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो। अगेन क्यों? ताकि बच्चा डिस्ट्रैक्ट ना हो और बिल्कुल रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर पॉइंट कर सके। तो जब उसके सामने कार्ड पे सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट है तो बच्चा डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा और कार्ड के ऊपर जो इंफॉर्मेशन है, फॉर एग्जांपल मैंगो है, बच्चा उसको ईजिली समझेगा और वो इंफॉर्मेशन जो मैंगो का विजुअल है वो ईजिली स्टोर भी हो जाएगा और उसका नाम मैंगो है, यानी कि आइडेंटिफिकेशन भी बच्चे को ईजिली आती है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करनी है। जब आपको लगेगा कि सिंगल कार्ड के ऊपर मेरा बच्चा पूरे ऑब्जेक्ट को ईजिली आइडेंटिफाई कर पा रहा है, वोकैबुलरी उसकी स्ट्रांग हो गई है, उसके बाद हम लोगों को ऐसे विजुअल यूज करने हैं जहां पे मल्टीपल विजुअल हों, यानी कि छोटे छोटे सीक्वेंसिंग पजल के जो कार्ड होते हैं
वो हम लोगों को यूज़ करने चाहिए, जिससे छोटे छोटे सेंटेंसेस बनते हैं। उसके बाद हम लोग सीन वाली बुक के ऊपर शिफ्ट करेंगे, जिसमें मार्केट का सीन, पार्क का सीन, हॉस्पिटल का सीन होता है, वो हो जाएगा। तो उसके बाद हम लोग स्टोरी बुक्स के ऊपर शिफ्ट करेंगे। तो धीरे धीरे एज के अकॉर्डिंग आपको विजुअल यूज़ करने हैं। इससे बेनिफिट ये होता है कि बच्चे को धीरे धीरे हैबिट भी होती है कि रेलेवेंट इंफॉर्मेशन के ऊपर फोकस करना है। बच्चे के दिमाग को ये समझ में आता है कि कहाँ फोकस करना है, तो वो आपकी इंस्ट्रक्शंस को भी प्रॉपरली समझने लगता है। अभी मैं आप लोगों के साथ एक अमेजिंग प्रोडक्ट शेयर करूंगी गाइस। ये फर्स्ट प्रोडक्ट मैंने देखा है जिसमें 3 इजी स्टेप्स को इंक्लूड किया गया है। जो बोर्ड बुक्स हैं उसमें से बच्चा नई नई चीज़ों को सीखेगा। उसके बाद जो रिकॉलिंग चार्ट इसमें दिए गए हैं उससे बच्चा फिर से उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करेगा। और उसके बाद कुछ एक्टिविटी बुक हैं जिनके थ्रू बच्चा उस इंफॉर्मेशन को रिकॉल करके डेली लाइफ में भी रिलेट करेगा। यानी कि लर्न, रिकॉल, रिलेट, तीनों ही स्टेप्स को इस प्रोडक्ट में अच्छे से यूज़ किया गया है और बिल्कुल ऑटिस्टिक बच्चों को ध्यान में रख के इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। तो कुछ इस तरह की पैकिंग है गाइस, और इसी में आप देखेंगे कुछ बोर्ड बुक्स हैं और रिकॉल चार्ट्स हैं, एक्टिविटी बुक्स हैं। अभी मैं आपको इसका डिटेल रिव्यू दूंगी। गाइस, ये जो प्रोडक्ट है वो 3 स्टेप के ऊपर बेस्ड है। मैंने आपको पहले ही बताया था। बच्चा इन बोर्ड बुक्स से नई नई चीज़ों को सीखेगा। और फिर यहाँ पे आप लोगों को 2 रिकॉल चार्ट दिए गए हैं जिनको आप दीवार के ऊपर लगा सकते हैं। जो भी इसमें मेंशन्ड है इन बुक्स में वो सेम टू सेम इन चार्ट्स में भी है। तो बैठ के जो भी चीज़ आप बच्चों को यहाँ से सिखाएंगे उसके बाद दीवार पे आप इनको लगा सकते हैं और बच्चा फिर से यहाँ से इन चीज़ों को रिकॉल करेगा। और उसके बाद आपको 2 फन एक्टिविटी बुक मिल जाती हैं जिनसे बच्चा इस इंफॉर्मेशन को डेली लाइफ में रिलेट कर पाएगा। अभी मैं आपको बताती हूँ इसका जो क्वालिटी है वो तो ऑलरेडी आप देख रहे हैं। क्वालिटी बहुत ही अच्छी है पेज की, बिल्कुल भी इजीली फटने वाले नहीं हैं, बिल्कुल ही बहुत ही अच्छी क्वालिटी है जैसे कार्ड के जैसे, और विजुअल भी बहुत ही अच्छे हैं। सबसे पहले मैं आपको बोर्ड बुक्स बताती हूँ। मेरा जो फेवरेट है वो है डेली, लेकिन आप यहाँ पे देखिए डेली रूटीन किस तरह से किया गया है यहाँ पे। तो ये डेली रूटीन है, वेकअप अर्ली, प्रे टू गॉड, जैसे जैसे होता है, वॉश योर फेस, फ्रेशन अप। तो बच्चे को जब भी आप डेली रूटीन सिखाना चाहते हैं, आप में से कई लोग बोलते हैं कि हम डेली रूटीन अपने बच्चे को कैसे सिखाएं, तो यहाँ से आप देखिए बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टिंग नहीं है। एक पेज के ऊपर एक ही विजुअल है और पूरा जो डेली रूटीन होता है वो रूटीन वाइज यहाँ पे दिखाया गया है। और सेम चीज़ आपको इन कार्ड्स में मिलेगी। तो इसको आप दीवार पे चिपका के और बच्चे को रिकॉल करवा सकते हैं और उस तरह से बच्चा अपने आप डेली रूटीन को सीख पाएगा, रिकॉल भी कर पाएगा और डेली लाइफ से रिलेट भी कर पाएगा। यहाँ से जो भी बच्चा सीखेगा इन बोर्ड बुक्स के थ्रू गाइस, उसको बच्चा रिकॉल कर सकता है। ये चार्ट्स दिए गए हैं इसमें, ये आपको मैं पूरा चार्ट शो कर रही हूँ। जैसे ये डेली रूटीन की बोर्ड बुक है तो सेम टू सेम इसमें जो विजुअल हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले आप इससे सिखाएंगे और उसके बाद आप चार्ट्स से बच्चे को रिकॉल करवाएंगे। तो डेली रूटीन यहाँ से आप बहुत ही ईजिली सिखा पाएंगे। पूरा रूटीन वाइज जो डेली रूटीन होता है सब यहाँ पे शो किया गया है। सिमिलरली अदर बोर्ड बुक्स यहाँ पे आप देख सकते हैं, बॉडी पार्ट्स, गुड हैबिट्स एंड बैड हैबिट्स एंड इमोशनल एंड फीलिंग्स। यहाँ पे जो भी विजुअल आपको दिख रहे हैं ये सेम टू सेम इन बोर्ड बुक्स में भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो पहले बैठ के सिटिंग एक्टिविटी के थ्रू आप इन बोर्ड बुक्स से बच्चे को नॉलेज देंगे। उसके बाद बच्चा इस चार्ट से, ये 2 चार्ट्स हैं और इसमें 10 बोर्ड बुक में जो भी विजुअल दिए गए हैं वो यहाँ पे मेंशन किया गया है। इसको आप दीवार पे प्लेस कर सकते हैं और बच्चे को रिकॉल करवा सकते हैं। इसके अलावा इन चार्ट्स के अलावा आपको यहाँ पे एक फ़न एक्टिविटी बुक भी मिल जाती है, फ़न एक्टिविटी वर्क बुक। तो यहाँ बोर्ड बुक से बच्चे ने ये सब कुछ सीखा हुआ है, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिक। बच्चे ने जो भी इंफॉर्मेशन बोर्ड बुक्स के थ्रू सीखी या जो भी इंफॉर्मेशन इन चार्ट्स के थ्रू वो रिकॉल करेगा और उसके बाद इस एक्टिविटी बुक के थ्रू बच्चा उसको डेली लाइफ से रिलेट करना भी सीखेगा। और साथ में आपको एक राइम बुक भी मिल जाती है इसमें। तो इस तरह से कुछ राइम्स इसमें दी गई हैं, तो ये भी आप यूज़ कर सकते हैं। इन चार्ट्स को आप दीवार पे प्लेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी क्वालिटी है, बिल्कुल भी ये फटने वाले नहीं है, ख़राब नहीं होंगे, इवन गंदे भी होते हैं तो आप इनको वाइप कर सकते हैं।
सो गाइज़ अभी मैंने आप लोगों के साथ सिर्फ एक बॉक्स शेयर किया है। सो बेसिकली ये कॉम्बो है जिसमें आपको इस तरह के 2 बॉक्स मिलते हैं। तो आप कॉम्बो भी परचेज कर सकते हैं और इनको अलग अलग भी परचेज करते हैं। जो सेकंड वाला बॉक्स है, जो इमेज आपको यहाँ पे दिख रही है, उसमें न्यूमेरिकल बोर्ड बुक्स हैं, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। रिकॉलिंग को इम्प्रूव करने के लिए सेकेंड स्टेप है रेपिटेशन गाइज। सो रेपिटेशन से कई बार हमारे जो ऑटिस्टिक बच्चों के पेरेंट हैं वो कई बार डिमोटिवेट हो जाते हैं कि बार बार मैं चीज़ों को सिखा रही हूँ लेकिन फिर भी बच्चा भूले जा रहा है, शायद ये कभी नहीं सीख पाएगा। सो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मल है गाइज। अगर ऑटिस्टिक बच्चा है तो आपको चीज़ें बार बार सिखानी ही पड़ेंगी, क्योंकि रिपीट कर करके जब हम चीज़ों को सिखाते हैं तो ब्रेन को रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने में हेल्प मिलती है और वो इन्फॉर्मेशन काफ़ी सारी रेपिटेशन के बाद प्रॉपरली दिमाग में स्टोर हो जाती है और फिर परमानेंटली वो चीज़ें स्टोर रहती हैं और बच्चा फिर ईजिली उनको रिकॉल कर पाता है। सो कई आपने देखा होगा, जैसे अभी मेरा ही बच्चा 12 साल का है, तो काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको वो कभी नहीं भूलता है। तो रेपिटेशन शुरू में सिखाने में कितनी ही रेपिटेशंस लगी थी गाइस। रीडिंग सीखने में 5-6 साल लग गए, बार बार रिपीट कर करके। कई चीज़ों को 2 महीने लगे, 3 महीने लगे। तो तब तक आपको वो चीज़ें सिखानी है, जब तक आपको वो चीज़ें रिपीट कर करके सिखानी है, जब तक बच्चा उन चीज़ों को सीख नहीं जाता है। अगर वो भूल रहा है, इसका मतलब वो इन्फॉर्मेशन सही से दिमाग में स्टोर नहीं हो रही है और बच्चा उसको रिकॉल करने में बच्चे को उसको डिफिकल्टी आ रही है। सो रिकॉलिंग तभी स्ट्रांग होगी जब हम रिपीट कर करके चीज़ों को सिखाएंगे। सो मैंने आपको पहले भी बोला है कि ये टाइम कम होते जाता है। स्टार्टिंग में आपको ज़्यादा रेपिटेशंस लगेंगे, एज के साथ साथ ये जो रेपिटेशंस होते हैं वो कम होते जाते हैं। जैसे मैंने अभी अर्नब को क्लॉक का कंसेप्ट समझाया तो लगभग मुझे 5 रेपिटेशन लगे अलग अलग डेज में, यानी कि 5 डेज लग गए रोज सेम कंसेप्ट उसको समझाना। और रेपिटेशन का फायदा ये भी होता है, आपको समझ में आता है बीच में कि जो टॉपिक आप समझा रहे हैं उसको पिन पॉइंट बच्चे को कहाँ जैसे प्रॉब्लम आ रही है, कौन सी चीज़ है जो बच्चे को समझ में नहीं आ रही है। फॉर एग्जांपल जब मैंने उसको क्लॉक का कॉन्सेप्ट समझाया तो मैंने देखा कि उसको पता चल रहा है आवर हैंड क्या है, मिनट हैंड क्या है। आवर्स वो क्लियरली बोल रहा है, लेकिन मिनट हैंड में उसको पता नहीं चल रहा है कि अगर मिनट हैंड 1 के ऊपर है तो उसको हम 5 मिनट्स बोलते हैं। तो वो टेबल के थ्रू मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया, तो बीच में मुझे वो चीज़ें रियलाइज़ हुई कि उसको कहाँ जैसे डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो रेपिटेशन का ये भी बेनिफिट होता है, समझने की कोशिश करनी है कि कहां जैसे कौन सा लूप ऐसा है जहां पे मेरे बच्चे को दिक्कत आ रही है। सो कभी भी थर्ड स्टेप यही है कि आपको पेशेंस रखना है गाइस। जितनी भी रेपिटेशन लगे, पेशेंस के साथ आपको बच्चे को सिखाते रहना है। तभी मैंने आपको बोला है कि इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं करना है कि कितना टाइम लग रहा है, और ना ही फटाफट भागने की कोशिश करनी है कि एक दिन में 2-3 घंटे बैठे रहे कि आज तो मैं ये कॉन्सेप्ट सिखा के रहूंगी, चाहे बच्चा रोए, कुछ मर्जी करे। वो एटीट्यूड आपको छोड़ देना है। फिक्स टाइमिंग रखनी है, मुझे आधे घंटे के लिए ये कॉन्सेप्ट समझाना है ओनली। डेली करो लेकिन जस्ट आधे घंटे के लिए, उसके बाद नहीं। तो इस तरह से आपके फटाफट भागने से कुछ नहीं होगा। एक बार बच्चा आउट हो गया, मतलब एग्रेशन में चला गया या रोने लग गया या डर गया, तो उसके बाद आप सिखाएंगे भी तो कोई बेनिफिट नहीं है। तो जब तक बच्चा उसको सीख पा रहा है, आराम से बैठा है, तब तक ही कीजिए। नेक्स्ट डे उसको फिर से रिपीट कीजिए। आज भी अर्नब को फर्स्ट सेकंड रेपिटेशन में कुछ समझ में नहीं आता है, थर्ड रेपिटेशन में उसको थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगता है। सो इन चीज़ों का ध्यान रखिए गाइस। नेक्स्ट है रूटीन। रूटीन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है गाइस। रूटीन में ही आपको सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना है। रूटीन जब आप बनाते हैं तो बच्चा पहले से प्रिपेयर होता है कि नेक्स्ट मुझे क्या करना है। अभी मुझे नहाना है, अभी मुझे खाना खाना है, अभी मुझे पढ़ने बैठना है, अभी मुझे ओटी की एक्टिविटी करनी है, अभी मुझे पार्क में लेके जाना है, पार्क में जाना है, अभी मुझे साइकिलिंग करनी है, अभी मुझे ड्राइंग करनी है। दिमाग अपने आप प्रिपेयर रहता है और स्मूथली आप देखेंगे थ्रू आउट द डे एग्रेशन एंग्जाइटी बिल्कुल नहीं होती है। एंड जब एग्रेशन एंग्जाइटी नहीं होती है तो बच्चा जो कुछ भी सीखेगा उस रूटीन में, तो वो इंफॉर्मेशन इजीली दिमाग में अच्छे से स्टोर होगी और अगेन जो रिकॉलिंग है वो बच्चे की स्ट्रांग हो जाती है। सो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।